हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का आंसर बुक हिस्ट्री। देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना है। इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे और अच्छा से विश्लेषण करेंगे। पहले के अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, यानी हम लोग देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर क्या क्या यानी किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। और इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। और विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि भारत में जो अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। और वे मानते थे कि उन्हें देशी जनता को, यानी जो देशी समाज है, उसको सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को क्या करना है, बदलना है। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक क्या हो रही थी, बहस चलती रही। हाँ, इसके बाद देखेंगे ये भाषाविद है क्या। तो भाषाविद वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। और इस पड़ताल के दौरान इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस फ्रेंड में विलियम जॉन्स फारसी भाषा सीख रही है, ये इसके गुरु है, टीचर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्राच्यवाद की परंपरा। तो सन 1783 में क्या है फ्रेंड, सन 1783 में विलियम जॉन्स नाम के एक राज सज्जन कलकत्ता आए और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर क्या किया, तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जॉन्स एक क्या थे, भाषाविद भी थे और उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ क्या करते थे, बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसके व्याकरण और सांस्कृतिक क्या संस्कृत संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का क्या क्या अध्ययन शुरू कर दिया। तो इन सारे बुकों का अध्ययन भी, रीड भी करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखेंगे कि जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते हैं। क्या है फ्रेंड, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में पर जो प्राचीन भारतीय विरासत है उसको समझने के प्रयास में लगे हुए थे और इन लोगों के साथ मिलकर जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक्स रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जॉन्स और कोलब्रुक जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर भी क्या करते थे, परंतु यानी जो वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में क्या हो गया, उसका पतन होता चला गया। तो भारतीय सभ्यता क्या था, प्राचीन समय में अपने वैभव के शिखर पर थी और बाद में क्या हुआ, उसका पतन होता चला गया। तो ये किसका मानना था, ये जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति मतलब जो अच्छे रवैया रखने वाले, खास तरह का जो रवैया रखते थे, उन लोगों का मानना था। देखिए फ्रेंड, ये हेनरी टॉमस कोलब्रुक हैं।
उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। और उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का भी क्या आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जॉन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में क्या करेगी, मदद देगी। और इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। और इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने क्या किया, दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। और वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। और इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि जो हिंदू और जो मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे क्या है, वे पहले ही परिचित हैं और वे जिसे क्या है, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं, इन अंग्रेजों का मानना था। अब हम लोग देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्ट मार्कोट यानी 1830 अब कलकत्ता स्थित में विक्टोरिया मेमोरियल में है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है, सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है और जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे उसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा एक मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वो कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के जो प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। तो किस प्रकार से ये लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये खड़ा है, ये बैठा हुआ है इधर। अब हम लोग देखेंगे प्राच्यवादी। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले प्राच्यवादी होते थे। मुंशी क्या होता था, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। वर्नाकुलर क्या है, तो यह शब्द और आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे। और इधर में मदरसा है, तो मदरसा क्या है फ्रेंड, तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। और यह किसी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है, तो किसी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई भी संस्थान हो सकता है और अरबी भाषा में सीखने के स्थान को मदरसा कहा जाता है। और आगे देखेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। और 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में क्या खोला गया, एक मदरसा। और 1781 का हो गया, ये 1791, ठीक है फ्रेंड। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। ये 1781 है, 1781। और इधर क्या है, 1791। ये कहाँ खोला गया, ये कलकत्ता में। और 1791 ये बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। परंतु और इसमें क्या था,
ताकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और क्या था, देश का शासन चलाने में मदद मिले। ठीक है, इस प्रकार से था। परंतु क्या हुआ, कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। पूरब की जघन्य गलतियां। अब देखेंगे पूरब की जघन्य गलतियां क्या है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे और उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को क्या है, अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे, प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। तो जो प्राच्यवादी पर हमला किया गया था, तो जेम्स मिल प्रमुख थे और उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए और उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। और इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। अब देखेंगे 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। तो 1830 का जो दशक है ना, उस समय प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे क्या था, मुखर और प्रभावशाली विचारक थे और वो भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। कौन था फ्रेंड? तो ये थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। ये 1830 के दशक का प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था और इसमें थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में क्या था, सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। अब हम लोग देखेंगे वो क्या कहते थे कि भारत को असभ्य देश मानते थे और जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। तो जो पूर्वी ज्ञान है ना, जो भारत का ज्ञान है, वो इंग्लैंड के ज्ञान के मुताबिक कुछ नहीं है। ठीक है, उसके प्रगति के लिए कुछ नहीं है। और मैकॉले का कहना था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो मैकॉले का क्या कहना था कि एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो समझ रहे फ्रेंड, ये कितना बड़ा बात कर रहे हैं। देखिए, इसका क्या कहना था कि एक खाना होता है ना, एक खाना, तो इसके बराबर ही पूरे भारत और अरब के जितने भी समूचे देश हैं, सारे ज्ञान से बड़ा इंग्लैंड का एक खाने के ज्ञान के बराबर है। ठीक है, पुस्तकालय के एक खाने के ज्ञान के बराबर है। तो इसको फिर से एक बार समझने का कोशिश करेंगे। तो मैकॉले का क्या कहना था फ्रेंड कि जो एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय होता है ना, तो ये एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय है, तो उसका केवल एक खाना ही क्या है, भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यानी इसके बराबर ही पूरे भारत और अरब देश के साहित्य के ज्ञान के बराबर है इंग्लैंड का एक खाना पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय का एक खाना ही पूरे भारत और अरब देश के साहित्य के बराबर है, यानी देशी साहित्य के बराबर है। और आगे देखेंगे
उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो उसका मानना था, उसका तर्क ये था कि जो भारत में ब्रिटिश सरकार है उसको प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब आगे देखेंगे, गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया और उनका मानना था कि अंग्रेजी की ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सिस्टम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से क्या हो पाएंगे, अवगत हो पाएंगे। और इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने और उनकी रुचियों और मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैकॉले का कहना था। और आगे देखेंगे कि मैकॉले के मेंस विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को जो अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन न दिया जाए। और इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। तो इन संस्थानों को क्या हुआ, अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई और क्या हुआ, जो अब स्कूलों के लिए भी अब क्या होने लगी, अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। ये कौन है फ्रेंड, थॉमस बेबिंगटन, उसका अध्ययन कक्ष चाहिए। ज्ञानियों की भाषा। अब देखेंगे ज्ञानियों की भाषा स्रोत 1 में अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकॉले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक क्या है जानकारियाँ होती है और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें क्या होगा, अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। तो किसी मूल्यवान कृति में उसका अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। तो ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मेंस में दिया था, अपना विवरण में दिया था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा वाला भाग फिर से बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।